दोस्तों आज हम कॉफी कैन इन्वेस्टिंग बुक, जो मेरे हिसाब से इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर वन ऑफ द बेस्ट बुक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीखेंगे। तो मिलिए मिस्टर तलवार से। ये दिल्ली के एक पॉश इलाके में रहते हैं। इनके पास खुद का एक घर है, बढ़िया सी कार है, एक अच्छी और स्टेबल जॉब है, एक प्यारी सी बीवी है और दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, रोनित और आकांक्षा। इनके लड़के रोनित ने 12th स्टैंडर्ड में 93% स्कोर किया है और इसी खुशी के मौके पे इन्होंने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को घर पे सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया है। तो सब लोग रोनित को कंग्रेचुलेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसका फ्यूचर भी उसके डैड जैसा ब्राइट होगा। और ये सुनते ही मिस्टर तलवार को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है, क्योंकि दूर से दिखने में भले ही उनकी लाइफ एकदम सेट लगती हो, लेकिन एक्चुअली में कहानी कुछ और ही है। जितना लोगों को वो सेटल दिखते थे, मिस्टर तलवार अपने आप को अंदर से उतना ही फाइनेंशियली अनसेटल फील करते। अब इसको समझने के लिए हमें मिस्टर तलवार की स्टोरी को समझना होगा, मतलब इनके कॉलेज से लेके यहाँ तक की जर्नी को। तो मिस्टर तलवार ने भी अपनी यंग एज में काफी अच्छे से पढ़ाई की थी। उन्होंने भी 12th स्टैंडर्ड में 95% स्कोर किया था। फिर उन्होंने एक टॉप कॉलेज से इंजीनियरिंग की, फिर एक टॉप कॉलेज से अपना MBA कंप्लीट किया, जिसमें वो काफी अच्छे मार्क्स से पास हुए थे। और फिर फौरन उन्हें एक 2 लाख पर ईयर का पैकेज मिल गया था, जो उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, क्योंकि ये 1990s की बात है। अगर हम 2 लाख रुपीस पर मंथ की सैलरी को 7% के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज की तारीख में आप इसे 20 से 25 लाख रुपए की पर ईयर सैलरी कह सकते हो। तो करियर के स्टार्ट में इनको खुद से हमेशा एक सक्सेसफुल और अचीवमेंट वाली फीलिंग आती थी, लेकिन अभी ये पिछले 25 सालों से जॉब कर रहे हैं और इनके रिटायरमेंट को सिर्फ 10 साल बाकी है, लेकिन अभी इनको खुद से एकदम हारी हुई और एकदम अंडर अचीवमेंट वाली फीलिंग आती है। क्योंकि जब इन्होंने जॉब करना शुरू किया था तो इन्होंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि ये 40 साल की एज में ही एकदम अच्छी लाइफस्टाइल पे रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अब ये 50 साल के हो चुके हैं और इन्होंने रिटायरमेंट का आर भी अचीव नहीं किया है। और सबसे डेंजरस चीज ये है कि इनको कोई आइडिया भी नहीं है कि इनको कहाँ और कैसे अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब इनका जॉब लगा था तो इन्होंने शुरुआत में कुछ साल तक कुछ भी सेविंग्स नहीं की थी। ये ज्यादातर पार्टीज और घूमने फिरने पे खर्चा करते थे। और ये देखकर इनके पेरेंट्स ने इन्हें एडवाइस दी कि इन्हें एक घर लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट ये लोन्स की EMI पे करके खुद का घर तो ले लेंगे, वरना पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे। फिर जब 30 साल की एज में इनकी शादी हुई और इनका पहला बच्चा हुआ, तब जाके इन्हें फील हुआ कि इन्हें कुछ सेविंग्स करनी चाहिए। और इसीलिए इन्होंने अपने पेरेंट्स के कहने पे FD में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और इसी तरह मिस्टर तलवार के लिए उनकी लाइफ के 3 सबसे बड़े फैसले उनके पेरेंट्स ने लिए। सबसे पहला, वो क्या पढ़ाई करेंगे, फिर वो किससे शादी करेंगे और फिर वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो शुरुआत के ये 2 फैसले उनकी लाइफ में अच्छे थे, लेकिन ये तीसरे वाले में थोड़ी गड़बड़ हो गई, क्योंकि स्टॉक मार्केट वो टाइम पे एकदम न्यू कॉन्सेप्ट था और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इतनी ज्यादा फेमस नहीं थी। ब्रोकर्स ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग करने के लिए रेकमेंड करते थे, और इसीलिए जब उनको अपनी ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स से स्टॉक मार्केट के बारे में पता चला तो वो उनसे टिप्स लेके स्टॉक्स को बाय और सेल करते थे। और जब वो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाते थे तो वो उसे शान से अपने दोस्तों को बताते थे कि देखो, ये वाले स्टॉक से मैंने इतना प्रॉफिट कमाया, ये वाला स्टॉक मैंने इतने लो प्राइस पे खरीदा और फिर उसे मैंने इतने हाई प्राइस पे सेल किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरह ये स्टॉक मार्केट उनकी ऑफिस में एक कंपटीशन बन गया था शो ऑफ करने का, कि कौन ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फिर उन्हें पता चला कि उनके फ्रेंड्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मिस्टर तलवार ने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में एक लग्जरी होम लोन पे खरीद लिया एज एन इन्वेस्टमेंट। और इसके साथ में उन्होंने अपने फ्रेंड्स की एडवाइस से कुछ स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया था लॉन्ग टर्म के लिए। फिर कुछ सालों तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से 2008 में एक मार्केट क्रैश आता है और निफ्टी 55% नीचे गिर जाता है और उनका स्टॉक पोर्टफोलियो पूरी तरह वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि उन्होंने सब पेनी स्टॉक्स और स्पेक्युलेटिव स्टॉक्स में पैसे लगाए थे जो बुल मार्केट में काफी स्पीड में ग्रो हो रहे थे। लेकिन जब मार्केट क्रैश हुआ तो ये सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट जीरो हो गए। और तब इन्होंने अपने आप से प्रॉमिस कर ली कि ये स्टॉक मार्केट में कभी भी इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं। लेकिन इन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनकी मेजॉरिटी वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी, जहां उन्होंने एक ब्रांड न्यू बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया था। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि जो प्रोजेक्ट 3 साल में खत्म होने वाला था उसको 6 साल लग गए। बिल्डर ने तो अपने पूरे पैसे ले लिए, लेकिन उनकी बिल्डिंग अभी तक रेडी भी नहीं हुई थी, और इसीलिए वो अपनी प्रॉपर्टी को ना सेल कर पा रहे थे और ना ही उसे रेंट पे दे पा रहे थे। तो यही वो रीजंस थे जिसकी वजह से वो अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते और इतना टेंशन ले रहे थे कि उनका रिटायरमेंट होगा कैसे। क्योंकि इन सब के अलावा उनके पास FD में कुछ सेविंग्स थी जो कुछ खास रेट से ग्रो नहीं हो रही थी, और उनकी वाइफ ने कुछ गोल्ड ज्वेलरी खरीद रखी थी, लेकिन वो बहुत बड़े अमाउंट की नहीं थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ खास प्रॉफिट कमाना तो दूर, अभी तक सिर्फ पैसे ही लूज किए थे। तो यही टेंशन में वो एक रात टीवी पे इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, जहां इंडिया को लास्ट के 10 ओवर्स में बहुत सारे रन स्कोर करने थे। लेकिन इंडिया को टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंडिया के पास MS धोनी था।
लेकिन उनको काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी उनकी एज 50 की है और उनको रिटायर होने के लिए सिर्फ 10 साल बचे हैं और उनके करंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की वजह से उनको हर साल 30 लाख पर मंथ चाहिए अपने खर्चे कवर करने के लिए, जिसका मतलब ये है कि उन्हें एटलीस्ट 9 करोड़ रुपीज चाहिए अगले 10 साल में। तो इनकी लाइफ के आखिरी 10 साल में कौन MS धोनी की तरह 6 और 4 मारेगा इनका 9 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए? तो दोस्तों इसका आंसर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे मिस्टर तलवार की कुछ मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, क्योंकि ये सब वही मिस्टेक्स है जो मेजॉरिटी लोग यानी 99% लोग अपनी लाइफ में करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। उन्होंने कोई भी ऑर्गेनाइज तरीके से इन्वेस्टिंग की नहीं। जब वो अपनी यंग एज में अच्छे पैसे कमा रहे थे और उनके पास कंपाउंडिंग के पावर को यूज करने के लिए टाइम था, तो उन्होंने कोई भी ढंग की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं की जिससे उनको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके। उनको जहां पैसे लगाने का मन हुआ उन्होंने वहां पैसे लगा दिए। जैसे उनको कोई पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का मन किया तो उन्होंने कर दिया और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट कमा के अपने दोस्तों को दिखाया। फिर उनको रियल एस्टेट में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने का मन हुआ तो उन्होंने वहां कर दिया। लेकिन उन्होंने ये कैलकुलेट नहीं किया कि उससे उनको फ्यूचर में कितना % का रिटर्न मिल सकता है, और ना ही उन्होंने इससे पता लगाने की कोशिश की। और आज भी जो लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते फिर चाहे वो लोन पे घर लेते हैं या कैश में प्लॉट खरीदते हैं, तो उनको भी कोई आइडिया नहीं होता है कि उनको उससे कितना % का रिटर्न मिलेगा। लोग अक्सर एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते और उसके बदले में उनको एक बड़ा रिटर्न मिलता है, तो उनको यही लगता है कि रियल एस्टेट स्टॉक मार्केट के मुकाबले सबसे बेस्ट है। तो इस टॉपिक के ऊपर हम एक सेपरेट वीडियो में एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सौरभ मुखर्जी ने इस टॉपिक पे पूरा चैप्टर लिखा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर दूसरी गलती उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने सही तरीके से डाइवर्सिफाई नहीं किया, क्योंकि उनकी 60% इनकम होम लोन की EMI में जा रही थी और उनकी 60% वेल्थ रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड थी, जिससे उनको पिछले 5-10 साल में कुछ खास रिटर्न मिला नहीं। फिर तीसरी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने स्टॉक मार्केट में पार्ट टाइम ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया और उसे एक एंटरटेनमेंट का गेम बना दिया, जबकि यहाँ से वो एक्चुअली में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते थे। फिर चौथी गलती उन्होंने ज्यादा ट्रेडिंग करके ज्यादा टैक्स और फीस पे करके की, क्योंकि जब आप ज्यादा ट्रेडिंग करते हो तो आपको ज्यादा टैक्स भी पे करना पड़ता है और ज्यादा फीस भी। और फिर पांचवी गलती उन्होंने ये की कि उन्होंने कॉस्ट पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जब आप घर खरीदते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारे कॉस्ट पे करने पड़ते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, प्रॉपर्टी टैक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और काफी बार ऐसा होता है कि प्रॉपर्टी लोगों को मिली भी नहीं होती है और कॉस्ट पे करने पड़ते हैं। तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये सीखने मिलती है कि चाहे आप कितने भी रिच हो या मिडिल क्लास, अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है तो सब लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता होती है। बस रिच लोगों की प्रॉब्लम में मिडिल क्लास लोगों के मुकाबले जीरोस थोड़े ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए आपको भी दूसरे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको हम चाह के भी फ्यूचर में ठीक नहीं कर सकते। इसीलिए मैं टाइम टू टाइम ऐसी वैल्यूबल बुक्स रीड करता रहता हूँ और इसके इंपॉर्टेंट लेसन्स में आपके साथ शेयर भी करता रहूंगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। और दोस्तों ये वाली बुक समरी आप ऑडियो वर्जन के फॉर्म में कुकू FM के प्लेटफॉर्म से भी सुन सकते हो, जो हमारे आज के एजुकेशनल स्पॉन्सर है। ये इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 1000 आवर्स से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। वेरियस ऑडियो बुक्स जैसे सेल्फ हेल्प, इन्वेस्टिंग, फिक्शन, नॉन फिक्शन बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है ऑडियो फॉर्म में। इस ऐप को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके इसे चेक कर सकते हो। और अगर आप IN50 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा इनके एनुअल सब्सक्रिप्शन पे, लेकिन ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। तो दोस्तों अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, वो है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी। अब दोस्तों जब भी आप किसी स्टॉक मार्केट के गुरु को या एक्सपर्ट से ये पूछते हो कि आपको कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, तो लोग आपको यही कहेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक कौन से प्राइस पे खरीदना चाहिए और फिर उसे कौन से प्राइस पे सेल करना चाहिए। लेकिन 1984 में एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रॉबर्ट कर्बी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व की। वो ये कि कुछ लोग कम मेहनत करके और कम रिस्क लेके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे। अब रॉबर्ट एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम करते थे, जहां उनका मेन जॉब ये था कि वो लोगों को एडवाइस करे कि उन्हें कौन से स्टॉक खरीदने चाहिए और उन्हें कब सेल करने चाहिए। तो एक दिन रॉबर्ट के पास एक आदमी आया उनकी सर्विस लेने के लिए, और फिर वो उनके कहने पे स्टॉक्स को बाय और सेल करता। लेकिन इसके साथ में वो आदमी एक और अच्छी चीज करता था कि वो अपनी वाइफ के लिए भी रॉबर्ट के वही रिकमेंडेशंस कॉपी करता। लेकिन वो एक छोटी सी चीज अलग तरीके से करता था कि वो स्टॉक को बाय करने के बाद अपनी वाइफ के अकाउंट से उसे सेल नहीं करता था। अब किसी वजह से उस आदमी की यंग एज में ही अचानक से डेथ हो गई, तो उसकी सारी वेल्थ उसकी वाइफ को मिल गई। तो जब उसकी वाइफ ने उसी एडवाइजर रॉबर्ट से मदद मांगी कि उसे अब अपने इन्वेस्टमेंट कैसे हैंडल करने चाहिए, क्योंकि अब सारी वेल्थ उसे ही हैंडल करनी है, तो वो औरत ने अपने हस्बैंड का पोर्टफोलियो रॉबर्ट के साथ शेयर किया। और तब उनका पोर्टफोलियो देख के रॉबर्ट पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि एक तरफ ऐसा पोर्टफोलियो था जहां रॉबर्ट की एडवाइस से बाइंग सेलिंग हो रही थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा पोर्टफोलियो था जहां सिर्फ बाइंग हो रही थी, सेलिंग बिल्कुल नहीं हो रही थी।
जिसकी वजह से इस दूसरे वाले पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस पहले वाले से काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके थे और एक स्टॉक ऐसा था जो इतना ग्रो हो गया था कि उतना अमाउंट पहले वाले पूरे पोर्टफोलियो में ही नहीं था, जबकि दोनों पोर्टफोलियो में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया गया था। तो इस बाय वाले पोर्टफोलियो की आउट परफॉर्मेंस का मेन रीजन ये था कि जब कोई स्टॉक किसी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा ग्रो होता है तो एकेडमिक फाइनेंस के लोग आपको ये कहेंगे कि आपको उस विनिंग स्टॉक को सेल करके अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना चाहिए, और जो स्टॉक्स ग्रो नहीं होते तो उनमें आपको ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत ही यूजलेस स्ट्रेटेजी है। तो इसीलिए रॉबर्ट कर्बी ने ये टर्म डेडिकेट किया कॉफी कैन इन्वेस्टिंग, जहां आप अपने पोर्टफोलियो को कई सालों तक बिल्कुल भी टच नहीं करते हो। जब पहले जमाने में लोग अपनी कीमती चीजें जैसे गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या शेयर्स के सर्टिफिकेट एक कॉफी के कैन में रखते थे, जहां वो उसे किसी सेफ जगह पर रख के सालों साल भूल जाते थे, और जब उन्हें जरूरत पड़ती थी तभी उसे निकालते थे, जिसकी वजह से जब वो उसे काफी सालों बाद चेक करते थे तो उनमें से कुछ चीजों की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती थी। जैसे रॉबर्ट के वही क्लाइंट के सिर्फ $5,000 का इन्वेस्टमेंट 10 साल में $8 लाख में ग्रो हो गया था, और कुछ स्टॉक्स की वैल्यू 5,000 से ग्रो होके $1 लाख तक ग्रो हो गई थी। लेकिन ऐसी ग्रोथ रॉबर्ट के बाय एंड सेल वाले पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक की नहीं हुई थी। तो यही इस बुक का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। अब दोस्तों, आज के जमाने में हमारे पास शेयर्स के सर्टिफिकेट नहीं होते और ना ही इंडिया में हम कॉफी कैन यूज करते, क्योंकि हमें तो ऑनलाइन शेयर्स मिलते अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप से। तो पर्सनली जब मैं किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो उसके बाद मैं वो ब्रोकर का मोबाइल ऐप अनइंस्टॉल कर देता हूँ, ताकि मुझे रोज रोज अपने पोर्टफोलियो की वैल्यू देखने का मन ना करे और मैं स्टॉक्स को बार बार बाय सेल करने के गेम में ना फंस जाऊं। तो इसीलिए जब भी मुझे स्टॉक्स को बाय करने का मन होता है 3 महीने या 6 महीने में, तब मैं अपने ब्रोकर के ऐप्स को इंस्टॉल करके बाय का ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। और ये चीज मैंने मल्टीपल ब्रोकर्स के साथ की है, ताकि मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मेरे शॉर्ट टर्म ग्रोथ पोर्टफोलियो के साथ मिक्स ना हो जाए। जैसे एंजल ब्रोकिंग के ऐप से मैंने अपने और अपने फैमिली मेंबर के नाम से लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स बाय किए, तो वो ऐप मेरे मोबाइल में कभी इंस्टॉल रहता ही नहीं है। और फिर दूसरे ब्रोकर्स जैसे अपस्टॉक्स के साथ मैं हाई क्वालिटी के ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, तो उसमें भी मैं स्टॉक्स को बाय करके उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देता हूँ। तो इसीलिए अगर आपके पास स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहां जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और एक बार जब आपका अकाउंट ओपन हो जाए और आपने शेयर्स परचेस कर लिए, तो मेरी एडवाइस भी आप लोगों के लिए यही होगी कि आप शेयर्स बाय करके उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि शेयर्स तो अल्टीमेटली हमारे CDSL के अकाउंट में स्टोर होते हैं। ब्रोकर्स का ऐप तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है बाइंग और सेलिंग करने के लिए, और स्टॉक का प्राइस सिर्फ आपके शेयर्स को बाय और सेल करते समय मैटर करता है। उसके बाद तो आपकी कंपनी क्या कर रही है वो मैटर करता है। और डिविडेंड्स तो हमें डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं, हमें उसे मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली कंपनीज पे करती है। क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने पोर्टफोलियो को देखोगे तो आपको उसे चेंज करने का मन करेगा, और अल्टीमेटली आपको उतना कम रिटर्न्स मिलेगा। तो इसीलिए एक बार जब आपने अच्छी कंपनी सिलेक्ट कर ली तो आपका काम खत्म हो गया है, आपको बस उन्हें कंपाउंड होने देना है। तो इसी तरह मैंने अपना मॉडर्न कॉफी कैन स्टाइल पोर्टफोलियो बनाया है, जो है अनइंस्टॉल द ऐप पोर्टफोलियो। इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कैसे की जाती है, पोर्टफोलियो एग्जैक्टली बनाया कैसे जाता है, हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला और आप इस स्ट्रेटेजी को और डिटेल में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बताओ, हम उसे फ्यूचर में जरूर कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपसे कोई वैल्यूएबल वीडियोस मिस ना हो जाए। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।